नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 इसकी परीक्षा जो 28 और 29 अक्टूबर को है। तो उसी क्रम में जो हमारी सीरीज चल रही है, इसी में जो है आज का टॉपिक है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आज जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसी क्रम में ये हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी। तो ये जो है वह में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील योजना इन स्कूल 15 अगस्त 1995 में शुरू की गई। यह योजना न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन की संशोधित योजना है। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। सितंबर 2004 से इस योजना को संशोधित तथा व्यापक रूप से प्राइमरी स्तर पर लागू किया गया है। 1 अक्टूबर 2007 से इस योजना को अपर प्राइमरी स्कूल 6 to 8 तक के बच्चों के संबंध में लागू भी कर दिया गया था। तो ये जो है 15 अगस्त 1995 में शुरू की गई है। इसमें जो है हमारी शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, 1995 जो है मिड डे मील योजना का मतलब था प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। यह जो है 15 अगस्त 1995 में शुरू की गई थी तथा 6 to 8 अपर प्राइमरी में जो है 1 अक्टूबर 2007 से लागू की गई थी। याद रखेंगे इसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए। तो ये दैनिक रोजाना जो है जांच पड़ताल करनी चाहिए। मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्मदिवस पर हुआ था। तो ये कस्तूरबा गांधी के जन्मदिवस पर जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ हुआ था। देखेंगे इसके बारे में। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जननी सुरक्षा योजना सुरक्षित मातृत्व दिवस के तहत ही 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई थी। तो ये जो है जननी सुरक्षा योजना जो है 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव प्रोत्साहित करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना निम्न में से किसने लागू की, किसके लिए लागू की गई। तो ये जो है प्याज और जो है आलू, प्याज और आलू के लिए जो लागू की गई थी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशत एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या थी। तो ये जो है 7500 रुपये, ऑप्शन सी सही होगा हमारा, 7500 रुपये थी। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश के हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों में क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। तो ये जो 70 लीटर, 50 मीटर की कम दूरी पर जो है 70 लीटर जो है प्रति व्यक्ति के लिए जल उपलब्ध होना चाहिए। आगे देखेंगे, SGSY का पूर्ण रूप है। तो ये जो है SGSY का पूर्ण रूप ये जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब अथवा आय रहित व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यक्रम है। यह योजना एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई थी। तो SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरुआत की गई थी इसकी, 1 अप्रैल 1999, याद रखेंगे। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों को अन्य बातों के साथ साथ संगठित करके सामाजिक लामबंदी की प्रक्रिया द्वारा स्वयं सहायता समूहों के रूप में इनका प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा आय उत्पादित करने वाली परिसंपत्तियां उपलब्ध कराता है। तो ये जो है 1 अप्रैल 1999 उसकी स्थापना हुई थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। आगे देखेंगे, शहरों के बाहर आर्थिक स्वावसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो ये जो है किसमें रखता है, इसका ऑप्शन जो हमारा बी सही हो जाएगा, पुरा मॉडल पर आधारित है ये जो है पुरा।
शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए पूरा मॉडल जो है शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापना का प्रस्ताव रखता है। आगे देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान। पुरा नामक योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई है। पुरा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण शहरी अंतर को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका अवसरों एवं शहरी सुविधाएं की व्यवस्था करना है। अगला देखेंगे, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य के साथ सहभाजन था। तो ये जो 75:25, 75 जो है केंद्र देगा तथा 25 जो है राज्य देगा। इसकी योजना जो है शुरुआत 1 अप्रैल 2013 से की गई, इंदिरा आवास योजना। आगे देखेंगे, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात था। तो ये भी जो है हमारा 75:25 था। मनरेगा केंद्र 75 तथा राज्य 25। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो ये जो है नक्शे से संबंधित है, वैज्ञानिक नक्शे निर्धनता का दुष्चक्र, याद रखेंगे इसे, आईएमपी क्वेश्चन है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा रैगनर नक्शे से संबंधित है। इस अवधारणा का मानना है कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। एक कंट्री इज पुअर बिकॉज इट्स पुअर, इसलिए जो है एक देश जो है गरीब होता है क्योंकि वह मान लेता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में रुपए से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो ये जो है 32 रुपये से अधिक जो है खर्च करेगा ग्रामीण क्षेत्र में उसे गरीब नहीं माना जाएगा, तथा शहरी क्षेत्र के लिए 47 रुपये से अधिक था। ग्रामीण के लिए 32 तथा शहरी के लिए 47 रुपये। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स देश का हिस्सा कौन सा है। तो उसमें जो है ब्राजील है हमारा। ब्रिक्स के सभी सदस्य देखेंगे, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अगला देखेंगे, ब्रिक्स में कौन सा देश नहीं है। तो बांग्लादेश नहीं है ब्रिक्स में, बाकी ये तीनों हैं। आगे देखेंगे, विश्व बैंक का अध्यक्ष है। तो ये जो हमारा पुराना क्वेश्चन है, इस समय जो है अजय बंगा जी हमारे विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, अजय बंगा, याद रखेंगे। निम्न में से किस प्रदेश की मध्य आयु न्यूनतम है। तो ये जो हमारे उत्तर प्रदेश की मध्य आयु जो है न्यूनतम है। बंगलुरु स्थित थिंक टैंक तक्षशिला संस्थान द्वारा जनगणना 2011 के आंकड़ों पर किए गए अध्ययन के अनुसार मेघालय 19, उत्तर प्रदेश 20 और बिहार 20 की मध्य आयु न्यूनतम है, जबकि तमिलनाडु 29, गोवा 30, केरल 31 की मध्य आयु उच्चतम है। तो जो है न्यूनतम उत्तर प्रदेश और उच्चतम जो है तमिलनाडु, केरल, उच्चतम केरल। अगला देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है। तो ये जो 53 मिलियन वयोवृद्ध नागरिक जो हैं 2011 की जनगणना के अनुसार 53 मिलियन महिलाएं तथा 51 मिलियन पुरुष हैं। तो महिलाओं पूछा है तो 53 मिलियन हो जाएगा, टोटल जो है 104 मिलियन है। अगला देखेंगे, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो सिक्किम, सिक्किम जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 6,10,573 है। इसके बाद क्रमशः मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का स्थान, जबकि उत्तराखंड की जनसंख्या ये है। तो जो है सबसे कम सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है। तो जो है बिहार, बिहार में जो है महिला साक्षरता दर सबसे कम है। महिला साक्षरता दर सबसे कम बिहार राज्य 51.5% है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 5 राज्य क्रम से बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है महिला साक्षरता दर 57.2% है। आगे देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है। तो ये जो है 912, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है 912, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात जो है 943 है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, एनपीपी से क्या अभिप्राय है। एनपीपी जो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी होती है हमारी, इसकी फुल फॉर्म जो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। अगला देखेंगे, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। कौन सा एक इन 5 जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है। तो केरल, केरल जो है 5 राज्यों में नहीं है,
जबकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश ये 5 राज्य हैं, इनमें जो है भारत की आधी जनसंख्या निवास करती है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश याद रखेंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो ये जो है 829। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व जो है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है? तो ये जो हमारा हैदराबाद जो है इसमें से घनी आबादी वाला शहर है। इसकी जनसंख्या एवं नगरीकरण। निम्नलिखित देशों में से किसकी विश्व में प्रजनन दर कम है? तो ये जो ताइवान, इसकी प्रजनन दर है सबसे कम है। देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है? तो ये जो है माली की जो है सबसे अधिक थी तथा ताइवान की सबसे कम थी। आगे देखेंगे, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है? तो ये जो है भूटान द्वारा सकल घरेलू प्रसन्नता 1972 में भूटान के चौथे राजा जैसमे सेंग्यू वांगचुक द्वारा विकसित की गई थी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया है? तो ये जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च अमेरिका ने नहीं बनाया है। इसका जो ऑप्शन सी सही होगा, अमेरिका ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया है। अमेरिका का वित्तीय वर्ष 1 अक्टूबर से 30 सितंबर होता है। अमेरिका का जो है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक होता है। बाकी जो हमारा भारत का जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। रेग्जिट क्या है? तो ये जो है रघुराम राजन द्वारा आरबीआई का गवर्नर से हटना, ये रेग्जिट कहलाता है। रेग्जिट रघुराम राजन का आरबीआई के बैंक से हटने को मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है। ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर होने पर ब्रेग्जिट शब्द का प्रयोग किया जाता है। संभवतः रेग्जिट शब्द को रघुराम राजन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक में दूसरे कार्यकाल के लिए मना कर देने पर प्रयोग में लाया गया था। आगे देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा विकसित प्रकाशित होता है? तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, इकोनॉमिक सर्वे जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा विकसित होता है, प्रकाशित होता है। निम्नलिखित में से विनिवेग आयोग से संबंधित हैं? तो ये जो हमारे जीवी रामकृष्णा जो है विनिवेग आयोग से संबंधित हैं। भारत में वर्ष 1991-92 में विनिवेश कार्यक्रम शुरू किया गया था। वर्ष 1992 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने शेयरों के विनिवेश से संबंधित समिति का गठन डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में किया था। इसका काम विनिवेश कार्यक्रम से संबंधित उपाय सुझाना था। वर्ष 1996 में सरकार ने उक्त समिति की अनुशंसा पर जीवी रामकृष्णा की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश आयोग का गठन किया था। वर्ष 1999 में विनिवेश विभाग की स्थापना की गई थी। तो ये जो है विनिवेश आयोग हमारे जो है जीवी रामकृष्णा इससे संबंधित है। अगला देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमृत सेन ने सुझाव से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में उनके एकीकरण को एक साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो इसमें जो है ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 2, इसे जन उन्मुख होना चाहिए। 3, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। तथा 4, विश्व अर्थव्यवस्था में इसके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। ये तीनों सही हैं, बाकी ये गलत है। अगला देखेंगे, आर्थिक सूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन है? तो ये जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं, आर्थिक वित्त मंत्री होते हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। तो ये जो हमारे प्रोफेसर JK मेहता, ये जो आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं JK मेहता जी। अगला देखेंगे, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? ये जो है JV सेन ने कहा था, याद रखेंगे इसे। इनकी फुल फॉर्म जो है अर्थशास्त्री जॉन बेपिस्टे। JV सेन का मतलब है जॉन बेपिस्टे। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या होती है? तो ये जो है देश के बीच में लोगों का संचलन जो है अंतर्राष्ट्रीय गमन कहलाता है। माइग्रेशन किसी देश के नागरिकों का रोजगार, परिवार, मनोरंजन, व्यापार, पर्यटन आदि के लिए अन्य देशों में
आने जाने को अंतर्राष्ट्रीय गमन या माइग्रेशन कहते हैं। याद रखेंगे इसे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो पशुपालन और फसल का उत्पादन एक साथ करना, ये जो हमारी मिश्रित खेती कहलाती है। मिश्रित खेती किसे कहते हैं? पशुपालन और फसल उत्पादन एक साथ करना। ये क्वेश्चन जो आप लोगों को अक्सर पेपरों में देखने को मिलता है, तो याद रखेंगे इसे। जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित खेती कहते हैं। भूमि के उसी टुकड़े पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाने की पद्धति मिश्रित फसल कहलाती है। आगे देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो ये जो हमारा कृषि क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड जो है कृषि क्षेत्र होता है, तथा सर्वाधिक योगदान जो है सेवा क्षेत्र का होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि जनसंख्या का लगभग 65% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। याद रखेंगे इसे। निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो कृषि। कृषि जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र उद्योग तथा तृतीय क्षेत्र सेवा होता है। देखेंगे इसे। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं संबंध गतिविधियां जैसे कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन आदि आते हैं, तथा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण तथा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आते हैं। याद रखेंगे इसे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय को सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? तो ये जो ब्याज की अदायगी, ब्याज का भुगतान जो है सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें व्यय का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ब्याज की अदायगी। निम्नलिखित में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं? तो ये जो है प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, विनिर्मित उत्पाद 1, 2, 4, ये जो हमारे थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं। प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली तथा विनिर्मित उत्पाद। अगला देखेंगे, भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? तो अप्रत्यक्ष कर जो हमें बताना है सेवा कर। सेवा कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर आय कर, संपत्ति कर, निगम कर आदि, ये जो है हमारे प्रत्यक्ष कर होते हैं। आय, संपत्ति तथा निगम कर। तथा अप्रत्यक्ष कर देखेंगे उत्पादन, आयात कर, मूल्य वृद्धि कर, सेवा कर, ये हमारे अप्रत्यक्ष कर हैं। उत्पादन, आयात, मूल्य वृद्धि तथा सेवा कर। राज्य सरकारों के अप्रत्यक्ष कर बिक्री कर, राजस्व उत्पादन कर, मनोरंजन कर, ये राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर होते हैं। बिक्री, राजस्व, राज्य उत्पादन, मनोरंजन। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राज्य व्यय का एक उदाहरण है? तो ये जो हमारा एक प्रिंटर की मरम्मत करवाना, ये हमारा राज्य व्यय का एक उदाहरण है। राजस्व व्यय से राज्य सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है और न ही देयता में कमी होती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, ऋणों के भुगतान पर किए गए व्यय आदि। एक प्रिंटर की मरम्मत राजस्व व्यय का उदाहरण है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, तो ये जो रक्षा व्यय जो शामिल नहीं है विकास व्यय में, ये अलग से इसके लिए पेश किया जाता है रक्षा व्यय। आगे देखेंगे, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास, ये हमारा जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। देखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के तक चली थी। जीडीपी की वास्तविक वृद्धि 8%, कृषि में वृद्धि 4%, विनिर्माण क्षेत्र में 10%। प्रत्येक राज्य को औसतन उच्च आर्थिक वृद्धि 11वीं योजना की तुलना में प्राप्त करना होगी। आगे देखेंगे, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय क्या स्तर थी? तो ये 20,000 रुपये थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर 20,000 रुपये है। उनके पास 2 एकड़ से कम भूमि हो, उनके पास टीवी एवं रेफ्रिजरेटर न हो। 9वीं पंचवर्षीय योजना में 6,50,000 बीपीएल परिवार थे। वर्ष 2002 में प्राप्त सर्वेक्षण में 3,87,000 परिवारों की पहचान की गई। आगे देखेंगे, मुद्रा एवं बैंकिंग। अवमूल्यन का अर्थ है
तो अन्य देशों की मुद्रा में घरेलू मुद्रा का मान कम होना, ये जो हमारा मूल्यन कहलाता है। अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य कम करना, ऐसी स्थिति तब प्रयोग में लाई जाती है जब देश में भुगतान में मौलिक असंतुलन आ जाता है। मुद्रा के अवमूल्यन करने वाले देश के आयात महंगे तथा निर्यात सस्ते हो जाते हैं और देश के भुगतान संतुलन स्थिति में सुधार होता है। अगला देखेंगे, भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। M1 बराबर जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा प्लस RBI में अन्य जमा को इंगित करता है। नंबर 2, M4 बराबर M3 प्लस डाकघर की जमा को इंगित करता है। तो ये जो ऑप्शन केवल एक सही होगा हमारा। M1 जो होता है वो जनता के पास उपलब्ध मुद्रा तथा बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा तथा RBI अन्य को जमा को इंगित करता है। अगला देखेंगे, पूंजी खाता के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाली पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं को उन्मूलन को संदर्भित करता है। यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। 1, 2, तीनों सही है इसमें। पूंजी खाता परिवर्तनीयता भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी कुशल विनियोग तथा वितरण में सहयोग करता है। आगे देखेंगे, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में जो है कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो हमारा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दूसरे राष्ट्रीयकरण में। 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इसके पूर्व 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो पहली बार जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को, तथा दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड जो हमारा 1982 में इसकी स्थापना हुई थी तथा शिवरामन समिति की कमेटी की संस्तुति पर इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नाबार्ड। आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था, तो ये जो है इसकी स्थापना भी जो है 1982 में हुई थी। एग्जिम बैंक जिसे कहते हैं आयात निर्यात बैंक को, एग्जिम बैंक की स्थापना आयात निर्यात बैंक अधिनियम 1981 के तहत वर्ष 1982 में हुई थी, तब ताकि निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा सके। यह एक वैधानिक निगम है, इसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, तो जो है सिक्किम में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक द्रव्यता अनुपात है? तो हमारा चालू अनुपात जो है एक द्रव्यता अनुपात होता है। इसकी जो सर्वाधिक तरलता अनुपात SLR होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये तो जो है 1 अप्रैल 1935 को, ऐसा कि सभी को मालूम होगा। मूलतः एक कलकत्ता में स्थापित की गई थी, लेकिन वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो RBI का राष्ट्रीयकरण जो 1949 में हुआ था, सर्वप्रथम इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। तत्पश्चात 1937 में इसका मुख्यालय जो है मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। आगे देखेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये जो हमारी 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC जो है 1998-99 में लागू की गई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा लागू की गई थी। यह योजना संस्थानिक ऋण तक किसानों की पहुंच को एक महत्वपूर्ण प्रभावी पहल है। यह किसानों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने में सुविधा देता है। इस योजना की व्यवस्था नाबार्ड द्वारा होती है, परंतु किसानों को ऋण देने के सर्वाधिक भागीदार व्यापारिक बैंकों को है। आज के लिए फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। देखते रहिए हमारा चैनल। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।